जय श्री राम। हमने दशा लगन के बारे में जाना और समझा कि दशा लगन को हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हमें एक बात को समझ लेना जरूरी है कि दशा लगन और नेटल चार्ट में क्या फर्क है। नेटल चार्ट को हम प्रॉमिस देखने के लिए पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होने वाली है या कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। वो कौन सी घटनाएं हैं जिसे होने में कठिनाइयां पेश आएंगी और वो कौन सी घटनाएं हैं जो बड़ी सरलता के साथ में हमारे जीवन में हो जाएंगी। पर ये घटनाएं कब होंगी इसे देखने के लिए हमें दशाओं की जरूरत पड़ती है। और इन दशाओं को देखने के लिए एक पद्धति है जिसका नाम है दशा लग्न। इस दशा लग्न के द्वारा हम दशाओं के दौरान क्या क्या घटनाएं होने वाली है, किस प्रकार से होने वाली है, उनकी इंटेंसिटी किस प्रकार की रहने वाली है, वो सरलता से होंगी या उसमें कठिनाई आएंगी। इन सब चीजों को देखने के लिए हम दशा पद्धति का आकलन कर रहे हैं जिसका नाम है दशा लग्न। इस दशा लग्न को लेकर मैंने डिटेल के साथ में वीडियो अपलोडेड किए हुए हैं आपके लिए। अगर उन वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें देख सकते हैं। आपके लिए काफी यूजफुल सीरीज हो सकती है। दशा लग्न में हमने अभी तक करीब करीब सभी विषयों को कवर किया है और हमने ये जाना है कि जिस किसी भी घर के बारे में हमें जानकारी लेनी हो उसका अध्ययन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है 11वें घर के बारे में स्टडी करनी हो, व्यक्ति के इनकम ऑफ सोर्स के बारे में जानना हो, प्रॉफिट के बारे में जानना हो, डिजायर्स के बारे में जानना हो, तो आपको 11th हाउस की तरफ जाना होगा और 11th हाउस की स्टडी करनी होगी। आपको देखना होगा कि 11th हाउस में ग्रह कौन कौन से बैठे हुए हैं और उनकी पोजीशन कैसी है। इसके द्वारा हम 11वें भाव का आकलन कर सकते हैं। अगर 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है तो उस 11वें भाव पे दृष्टि कौन से ग्रहों की पड़ रही है। जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो ग्रह हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा 11वें भाव का अध्ययन करने के लिए। और साथ ही साथ 11वें भाव का अधिपति किस प्रकार की कंडीशन में है ये भी हमें जानना जरूरी है 11वें भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये तो वही कुछ बेसिक जानकारियां जिसके बिना हम किसी भी घर का अध्ययन नहीं कर सकते। परंतु हमें कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी होती है जो इंटरप्रिटेशन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम सटीकता के साथ में ऐसा कर सकते हैं। परंतु हमने इन चीजों को अगर इग्नोर कर दिया तो हम हकीकत से दूर होते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है ताकि हम सही नतीजे के ऊपर पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मुझे मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके करेंगे। और
बेल आइकॉन का बटन जरूर हिट कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहें तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉलिंग के द्वारा या मैसेज के द्वारा। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में ही किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने विषय की ओर जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से कारण है जो दशाओं का इंटरप्रिटेशन करते समय जरूरी है, और हमें उन चीजों को ध्यान में रखना ही चाहिए। तो हमने अभी तक देखा कि किसी भी घर का अध्ययन करने के लिए हमें उस घर में बैठे हुए ग्रहों का अध्ययन करना होता है, उस भाव के अधिपति का अध्ययन करना होता है, उस भाव पे दृष्टि देने वाले ग्रहों का अध्ययन करना पड़ता है। तब हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इस कालखंड के दौरान हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। जैसा कि हमने बात की, हम 11वें भाव का अध्ययन कर रहे हैं। तो 11वें भाव से हम किन किन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसी बात की जानकारी होना जरूरी है। कोई व्यक्ति आपसे प्रॉफिट की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है, और अपने डिजायर्स की बात कर रहा है, तो हम 11वें भाव को देखेंगे। अब हमने बेसिक सब तरीकों को जो है फॉलो किया, परंतु हमने जो है उन चीजों को फॉलो नहीं किया जो हमारे लिए जरूरी है। तो आप किस प्रकार से जो है अ, चीजों को जो है मिस करेंगे, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम 11वें भाव का अध्ययन करेंगे तो हमें ये सबसे पहले देख लेना जरूरी है कि 11वें भाव के अंदर राशि कौन सी है। मान लीजिए कि 11वें भाव में जो है वृषभ राशि है, तो हमारे लिए जो वृषभ राशि का अधिपति है वो एक महत्वपूर्ण ग्रह हो गया। उस ग्रह के सिग्निफिकेशन को जब तक हम लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमें उस टाइप के लाभ नहीं मिल पाएंगे जो कि मिलने चाहिए। वृषभ राशि का अधिपति होता है वीनस। तो वीनस के सिग्निफिकेशन ही हमारे इनकम सोर्स के जो है स्रोत बनेगा। वीनस के सिग्निफिकेशन को हम अपने कार्यों के अंदर लेके आएंगे, इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब वीनस के सिग्निफिकेशन क्या है, ये मुझे लगता है आप सभी को मालूम है। इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन चीजों को मैं इन्वॉल्व किया तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और इस चीजों के बारे में मैंने इससे पहले वाले कुछ वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ में बात की भी है। उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी मेरे बने हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीनस के सिग्निफिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब तक हम इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारे इनकम ऑफ सोर्स उस टाइप के नहीं रहेंगे। अब हमने वीनस के सिग्निफिकेशन को भी अपना लिया, परंतु वीनस की वास्तविक स्ट्रेंथ कैसी है ये भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो वीनस हमारे लिए इनकम ऑफ सोर्स के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी डिजायर्स के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें अगर दम हुआ तो ही हमें जो है 11वें भाव से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें यह भी देख लेना है कि वीनस की पोजीशन कुंडली के अंदर किस प्रकार की है, वो कितना शक्तिशाली है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 11वें घर में वीनस ना होकर मरकरी हो, तो हमें मरकरी के सिग्निफिकेशन के अनुसार जो है काम करना होगा, तभी हमें जो है लाभ की प्राप्ति होगी। यदि 11वें घर में जो है बृहस्पति की राशि है, तो बृहस्पति हमारे लिए वो ग्रह होगा
जो हमारे इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होगा। कहने का मतलब, जिस राशि को हम 11वें भाव में देखते हैं उसके अधिपति को देखना है, और उस अधिपति के सिग्निफिकेशन जो भी है वो हमारे इनकम सोर्स का जो है जरिया बनेगा। तो हमें जो है उसको कभी भी जो है भूलना नहीं है, उसके सिग्निफिकेशन के अनुसार जो है हमें कार्य करते चले जाना है, तभी हमें जो है वो सफलताएं मिलेंगी। ये तो वही एक बात। अब यहाँ पर जो 11वें घर के अंदर राशि होती है, उनकी राशि के और भी बहुत सारे सिग्निफिकेशन होते हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही जरूरी है। अब समझ लीजिए कि 11वें घर के अंदर मेष राशि है, तो मेष राशि एक चर राशि होगी। और चर राशि यानी कि इसको हम मूवेबल साइन भी कहते हैं। तो मूवेबल साइन होने का मतलब यह है कि आप जो है फैसले लेने के अंदर कभी भी जो है डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। आपने जो भी कुछ नया देखा, कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन मिली, तो आप उसको हमेशा एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहेंगे। नई चीजों को अपनाने के अंदर मूवेबल साइन वाले लोग जो है आतुर रहते हैं, और उनको जो है एग्जीक्यूट करने में जरा भी देर नहीं लगाते। कोई दिमाग में आइडिया आना चाहिए, बस तुरंत उसको एग्जीक्यूट करने में जो है लग जाते हैं, और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है। कोई नई टेक्निक, नई चीज जब कभी इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में या किसी सेक्टर विशेष में, तो उसको फॉलो करके उससे पूरी तरह से अपना लिया जाए, तो व्यक्ति जो है दूसरे लोगों से काफी आगे निकल जाता है। और जब दूसरे लोगों को मालूम चलता है तब तक उसके अंदर उसकी ग्रोथ हो जाती है, और फिर उस बाकी लोग उसका जो है कंपटीशन नहीं कर पाते। तो यहाँ मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये जो मूवेबल साइन है, चर राशियां हैं, इनका होने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है फैसले लेगा, सही समय पर सही डिसीजन लेकर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ अर्जित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ, यदि 11वें घर के अंदर फिक्स राशियां हो, जैसे कि 2, 6, 8 और 11, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो चार राशियां हैं, इन्हें फिक्स राशियां कहा जाता है, 2, 5, 8, 11। और इन राशियों की खासियत क्या है कि ये बदलाव नहीं करवाती है। जिन लोगों की कुंडली में जो है इन राशियों का बोलबाला रहता है, वो किसी भी चीज के अंदर बदलाव करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो बदलाव करना चाहते ही नहीं है, कि जो चल रहा है बस चलने दो। और इस चक्कर में क्या आता है कि जब कोई भी समय के अनुसार किसी चीज की मांग होती है, तो वो उस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं, और दूसरे लोग जो है काफी आगे निकल जाते हैं, इस प्रकार के लोग पिछड़ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के 11वें घर में 2, 5, 8, 11 नंबर की राशियां हैं, तो वो लोग जो है समय के अनुसार नहीं चल पाते, इसलिए उनके जो है इनकम के सोर्स भी जो है लिमिटेड ही रहते हैं। उनमें वो बड़ा फेरबदल होने की संभावनाएं कम होती है। तो आप जो है इन इस बात का ध्यान में रखकर इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 11वें घर में यदि ड्वेल साइन हो, जैसे कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो चार राशियां होती है, ये ड्वेल साइन वाली राशियां होती है। और इस प्रकार की राशियां होने से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है लाभ कमाने के लिए वो जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो नहीं कर पाएंगे।
वो हमेशा दो नावों पे सवार रहते हैं कि ऐसा हो गया तो ठीक है, नहीं तो वैसा कर लेंगे। और इस चक्कर में जो है वो सोचने विचारने में ही ज्यादा समय डाल देते हैं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते और फैसले नहीं कर पाते। इसलिए इस प्रकार के लोग पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो राशि का जो स्वभाव है वो हमें देख लेना जरूरी है। हमने 11वें घर की बात की। हम यहाँ 1 से लेकर 12 तक किसी भी भाव का अध्ययन करें तो हमें जो है इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे हम अगर करियर के बारे में देखना हो तो करियर को देखते समय हमने देखा कि 10वें घर के अंदर मेष राशि है, यानी कि मूवेबल साइन। तो मूवेबल साइन का मतलब कंटिन्यू रहना, गतिविधियों को जो है चालू रखना, रुकना, रुकने का नाम नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जिसके 10वें घर में मेष, कर्क, तुला और मकर जैसी चर राशियां हो तो ऐसा व्यक्ति जो है चलते फिरते काम करते चले जाएगा। एक जगह रुककर बैठकर जो है इस प्रकार का व्यक्ति जो है काम नहीं नहीं कर पाएगा। और वहीं जो है 10वें घर के अंदर यदि फिक्स राशियां हो, 2, 5, 8, 11, तो इस प्रकार के लोगों को अगर घूमते फिरते जो है काम करना हो तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनको एक जगह बैठकर ही काम करना होता है। तो राशियों का इस्तेमाल जो है हम किसी भी घर का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। हमें इस बात का जो है ध्यान रखना जरूरी है। ये तो हुई राशियों के स्वभाव की बात। अब राशियों की अपनी अपनी दिशाएं भी होती है। 11वां घर एक ऐसा घर है जो हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, हमें इनकम सोर्स जनरेट करके देता है। तो 11वें घर आज के युग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से युग बदला है धन का महत्व बढ़ा है। और धन का महत्व बढ़ा है तो फिर 11वें घर सबसे जो है प्रोमिनेंटली उभर के आता है। वो वक्त चला गया जब ये शास्त्र लिखे गए और उनमें 11वें घर को जो है खराब बताया गया था। परंतु आज की तारीख में 11वां घर सबसे ज्यादा जरूरत वाला घर है। अब यदि 11वें घर के अंदर हमने किसी राशि को देखा तो वो राशि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। मान लीजिए कि वहां पर जो है मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है। इन तीन में से कोई भी राशियां है तो 11वें घर का संबंध जो है पूरब दिशा से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज की इच्छा रखते हैं, उस इच्छा के लिए जो है आप प्रयास करते हैं, तो आप अपने घर से पूरब दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके काम में जो है सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। ये दिशा आपके लिए जो है काफी फ्रूटफुल दिशा रहेंगी। इस दिशा के अंदर आपके काम बनेंगे। इस दिशा के अंदर आप जो काम करेंगे उससे आपको जो है प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ये दिशा आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसका इस्तेमाल जो है आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आपने समझो किसी के साथ में कोई मीटिंग तय करनी हो, किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना हो, तो आप उस व्यक्ति के पूरब दिशा के अंदर अगर खड़े होंगे और उससे जो है वार्तालाप करेंगे, उससे जो है नेगोशिएशन करेंगे तो आपको जो है फायदा होगा। और यदि आपके 11वें घर के अंदर दो पा- 2, 6, 10 जैसी राशियां हैं तो ये राशियां जो है आपको दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप जो है दक्षिण दिशा के अंदर जाएंगे तो आपको जो है लाभ की प्राप्ति होंगी। वो दिशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी।
यदि 11वें घर के अंदर 4, 8, 12 जैसी राशियां हैं तो आपके लिए उत्तर दिशा ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगी। अगर 3, 7, 11 है तो आपके लिए पश्चिम दिशा ज्यादा लाभदायक रहेंगी। अगर आप मॉडर्न वास्तु की तरफ जाएंगे तो आप 16 राशियों को देखते हैं तो उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि 11वें घर में मेष राशि है तो आपके लिए इस दिशा हो गई। यदि वहां पर 11वें घर के अंदर सिंह राशि है तो आपके लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट राशि जो है इंपॉर्टेंट हो गई। ईस्ट ईएनई जिसको हम बोलते हैं, ईएनई के अंदर आप आगे बढ़ेंगे किसी भी कार्य करने के लिए तो आपको जो है सफलताएं मिलेंगी। वो दिशा आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। तो आप जो है राशियों का इस्तेमाल जो है यहाँ कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब 8वें घर से हम सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखते हैं। अनवांटेड प्रॉब्लम्स जो है सभी 11वें घर के द्वारा ही देखी जाती है। तो आपने देखा कि 8वें घर में कोई न कोई राशि है। मान लीजिए कि वो राशि जो है वृषभ राशि है और हमें पता है कि वृषभ राशि की दिशा जो है दक्षिण होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने घर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो वहां से आपको जो है दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। 8वें घर में मान लीजिए कि मेष राशि है तो पूरब दिशा आपके लिए परेशानी के कारण बन सकती है। उस दिशा को आपको जो है अवॉइड करना है। यदि 4, 8, 12 नंबर की राशियां हैं तो आपको उत्तर दिशा से बचना होगा। तो यहाँ पर जो है राशियों का महत्व बढ़ जाता है। वो दिशा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और उस दिशा का हम फायदा उठा सकते हैं। जहां हमें बचना है वहां हम बच सकते हैं, जहां हमें फायदा उठाना वहां फायदा उठा सकते हैं। राशियों के दिशा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक इसी तरह से जो है राशियों का कलर भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने लाभ की स्थिति को देखना चाहते हैं, हमारे लिए फ्रूटफुल दिशा देखना चाहते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा देखना चाहते हैं, तो हमने जो है 11वें घर के अंदर राशियों को देखा और हमने दिशा का अंदाज लगाया। ठीक इसी प्रकार से हम उस कलर का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कलर हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मान लीजिए कि 11वें घर के अंदर मेष राशि है तो मेष राशि का अधिपति हो गया मंगल और हमें पता है कि मंगल का कलर होता है रेड। तो हम रेड कलर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हम रेड कलर के कपड़े पहन सकते हैं, रेड कलर की गाड़ी ले सकते हैं, रेड कलर का जो है कलर कर सकते हैं, रेड कलर का जो है इंटीरियर कर सकते हैं, रेड कलर की लाइटिंग कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रेड कलर का करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है राशियों के सिग्निफिकेशन का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आप जिस दशा का अध्ययन कर रहे हैं वो दशा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। उस कालखंड के अंदर जितनी भी गतिविधियां होने वाली है वो उस दशा के द्वारा ही होने वाली है और दशा के द्वारा ही ये सब गतिविधियां प्रभावित रहने वाली है। और जो दशा हमें जो मार्ग दिखाती है, जो प्लेनेटरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, अगर हम उसे दरकिनार कर देंगे तो हम उस सही रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से उसका हम फायदा उठा सकेंगे। अगर हमें जो भी कुछ चीज नजर आती है दशा लगन के अंदर तो हमें उसको जो है फॉलो करना होगा, उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा, तभी हम इस दशा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे।
दशा खराब नहीं हो सकती। दशा थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है। उनके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। हम अगर उस बताए मार्ग के अनुसार जो है चलते चले जाएंगे, तो हमें सफलताएं भी मिलने निश्चित है। तो आप अपने बर्थ चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रॉमिस को देखिए, और फिर दशा लगन के द्वारा आप दशाओं को देखिए, और उस लंबे कालखंड के अंदर होने वाली गतिविधियों को आप समझिए, परखिए, और फिर उसका फायदा किस तरह से उठाना है वो भी आप उठाना सीखिए, जिससे कि आपको जो है सही नतीजे मिल सके। तो ये था हमारा एक इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने कुछ चीजों को जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ ऐसा ही है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।